दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोपहर के कार्यक्रम मीडिया बोल में आपका स्वागत है। आज हम दो मुद्दों पर बात करने जा रहे हैं और दोनों मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण हैं, खासकर इस सप्ताह के हिसाब से। पहला मुद्दा है बिहार के चुनाव में मीडिया, और दूसरा जो हमारा मुद्दा है वो जम्मू कश्मीर में मीडिया के साथ, मीडिया कर्मियों के साथ, मीडिया के संस्थान के साथ किस तरह का बर्ताव हो रहा है। सबसे पहले शुरुआत हम बिहार पर करते हैं। और दोस्तों, बिहार को अगर देखा जाए तो 28 अक्टूबर को, इसी 28 अक्टूबर को पहला चरण मतदान का जो है वो संपन्न होगा। 10 नवंबर तक नतीजे भी आ जाएंगे। कोरोना काल में ये किसी भी असेंबली का पहला चुनाव है, यानी फुल फ्लेजेड चुनाव। इसके पहले बाई इलेक्शंस हुए हैं या राज्यसभा के चुनाव हुए हैं। तो कुल मिलाकर ये एक बहुत ही चैलेंजिंग काम है चुनाव आयोग के लिए भी, राजनीतिक दलों के लिए भी। लेकिन किस तरह से वहाँ पर चुनाव में क्या मुद्दे उठ रहे हैं, किस तरह की तस्वीर उभर कर सामने आ रही है और मीडिया उसमें क्या रोल अदा कर रहा है। अगर आप मीडिया का हाल देखें तो इतना निराशाजनक है। बिहार के मीडिया में अगर प्रिंट को देखा जाए तो वो तो थोड़ा बहुत संभला भी है। वेबसाइट जो वहाँ की हैं, कुछ न्यूज़ पोर्टल्स हैं, वो भी अच्छा काम करते नज़र आ रहे हैं पहले के मुकाबले। लेकिन जो विजुअल मीडिया है, जो टेलीविज़न चैनल्स हैं, चाहे वो रीजनल हों चाहे नेशनल हों, उनका हाल उतना ही बुरा है जितना वो पहले हुआ करता था। उसमें कोई तब्दीली नहीं है। जनता का रुझान देखकर भी, माहौल देखकर भी उनमें कोई बड़ा बदलाव दिखाई नहीं दे रहा है। आखिर इसके पीछे क्या कहानी है? क्यों ऐसा मीडिया बर्ताव कर रहा है? क्यों वो ओपिनियन पोल के नाम पर ओपिनियन क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है? ऐसा लगता है कि वो लोगों की राय जानने के बजाय लोगों में राय बनाने का काम कर रहा है, किन्हीं खास लोगों के लिए, किसी खास खेमे के लिए। अब ये बहुत दिलचस्प है, इस पर हम बात करेंगे। और कश्मीर को लेकर दोस्तों उस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं बिहार टाइम्स, जो वहाँ का एक बहुत ही मशहूर न्यूज़ पोर्टल है बिहार टाइम्स, उसके एडिटर अजय कुमार। और अजय कुमार से हम बात करेंगे और साथ में हम अनुराधा भसीन, जो कश्मीर टाइम्स की एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं और जिनके अखबार के साथ जिस तरह का बर्ताव पिछले एक साल से एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से किया जा रहा है, वो हैरतअंगेज है। और हमने देखा कि एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने भी इस बारे में एक बहुत कड़ी आलोचनात्मक टिप्पणी की है। और जो नई टीम है एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया की, उसने अपने सरोकारों को बिल्कुल साफ ढंग से सामने लाया है कि किस तरह हमारे देश के अगर एक बहुत ही नाजुक और बहुत ही महत्वपूर्ण इलाके के पत्रकारों के साथ, वहाँ की मीडिया संस्थानों के साथ इस तरह का बर्ताव किया जा रहा है, तो ये चिंताजनक बात है। अनुराधा भसीन से भी हम बात करेंगे और सबसे पहले लेकिन अजय कुमार से। अजय कुमार, हम आपसे ये समझना चाहेंगे कि इस समय बिहार के मीडिया में जिस तरह का कवरेज इस इलेक्शन का हो रहा है, उसको लेकर आपकी क्या राय है? क्या मीडिया पहले के मुकाबले उसमें संतुलन है? क्या उसमें थोड़ी बहुत ऑब्जेक्टिविटी की तरफ जो जनता या जो समाज में जो हाल है उसके मद्देनजर क्या कोई ऑब्जेक्टिविटी की तरफ जाने का एक झुकाव दिखता है, या बिल्कुल पहले जैसा ही आपको मीडिया का हिसाब किताब दिख रहा है? एक तो ये मैं समझना चाहूँगा। और साथ में ये भी कि जो ओपिनियन पोल हाल के दिनों में आए हैं, बहुत सारे लोगों का कहना है कि एक तो सैंपल सर्वे बहुत छोटा है और दूसरा जो बैकग्राउंड है, जिस तरह के लोगों की जो जहां सर्वे किया गया है, उसका भी बहुत प्रॉपर एक बैलेंस नहीं दिखता या बहुत ज़्यादा उसका खुलासा भी नहीं किया गया है। तो ओपिनियन पोल क्या पहले की तरह ओपिनियन क्रिएट करने के माध्यम बन रहे हैं, या आपको लगता है कि इस तरह के ओपिनियन पोल की बिहार के लोगों में एक अच्छा रिस्पांस है या लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं? बिहार पर अभी जो कई एक ओपिनियन पोल्स आए हैं प्री इलेक्शन सर्वे के फॉर्म में, उसमें एक तरह से दिखाया गया है कि एनडीए के प्रति स्पष्ट रुझान है और सरकार एनडीए की बनने जा रही है। इसका तमाम मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस में काफ़ी अच्छे ढंग से कवरेज हुआ। लेकिन ये बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या ये ओपिनियन पोल बहुत कितने हद तक प्रोफेशनल है।
जब इनको आप करीब से देखेंगे तो जहाँ 7.5 करोड़ मतदाता चुनाव में अपीयर हो जा रहे हैं बिहार में, और उसकी अच्छी खासी 60% के आसपास तो जरूर वोटिंग होती है, तो इतनी बड़ी तादाद में जहाँ करोड़ों की संख्या में मतदाता वोट करेंगे, और उसमें आपका जो सर्वे का सैंपल है वो किसी का 10,000 है, किसी का 15,000, ये क्लेम करते हैं। जहाँ तक मुझे जानकारी है, भीतरी जानकारी, कि बहुत सारे जो सर्वे ऑर्गेनाइजेशन हैं वो बिहार में बैठे हुए कुछ पत्रकारों, कुछ नेताओं से बात कर लेते हैं, उसके बाद वो अपने हिसाब से सर्वे के रिजल्ट को दिखाते हैं। इनकी ट्रांसपेरेंसी क्वेश्चनेबल है। बहुत कम ऐसे संस्थान हैं जिनकी ट्रांसपेरेंसी पर आप यकीन कर सकते हैं, क्योंकि बिहार जैसे कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल स्टेट के लिए इनके लिए इतनी आसानी से किसी चीज़ को फोरकास्ट करना थोड़ा मुश्किल ज़रूर है। मैं देख रहा था कि पिछले 4 चुनाव में क्या परफॉर्मेंस रहा है इन ओपिनियन पोल कराने वाली संस्थाओं का, तो बिहार के केस में इनका वेरिएशन जो है वो 19% से लेके 39% के बीच रहा है। मतलब इतने वे ऑफ इनके प्रिडिक्शन रहे हैं। आप लोगों को तो बहुत अच्छी तरह याद होगा कि पिछले चुनाव में किस तरह से इनके प्रिडिक्शंस में ये लग रहा था कि बिल्कुल कांटे की टक्कर है या एनडीए की सरकार बनेगी, बीजेपी लेड, और चुनाव में बीजेपी खिसक करके 53 सीट पर आ गई। ये इसके आसपास किसी भी ओपिनियन पोल ने फोरकास्ट नहीं किया था। तो इस बार जिस तरह से भीड़ जुट रही है तेजस्वी की सभाओं में, और लोगों को लग रहा है कि नीतीश के खिलाफ एक बड़ा गुस्सा है लोगों वोटर्स के मिजाज में, वो बहुत हद तक रिफ्लेक्ट भी हो रहा है। लेकिन ओपिनियन पोल बिल्कुल इससे जुदा रिजल्ट दिखा रहे हैं। तो ये ग्राउंड रियलिटी से बहुत हद तक मैच नहीं कर रहा है। आप देखेंगे कि खास करके बिहार की जो मीडिया है उनमें भी आप जो कॉमन पीपल्स परसेप्शन है उसका रिफ्लेक्शन नहीं मिल पा रहा है। तो बहुत हद तक आप देखें कि मीडिया इन चीज़ों से बैकआउट कर रही है। एक और चीज़ कि अभी रिसेंटली नरेंद्र मोदी की जो सभाएं हो रही हैं और जिस पर मीडिया का इतना जोरदार फोकस है, आप उसके कंपैरिजन में देखिएगा कि तेजस्वी की सभाएं जो है उसको मीडिया में कहीं कोई खास तवज्जो नहीं मिल रही है। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में खासकर दिल्ली बेस्ड मीडिया, बिहार बेस्ड मीडिया, बिहार की प्रिंट मीडिया, इन सब में काफ़ी आपको अंतर मिलेगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि आज के दिन में लोगों का परसेप्शन सोशल मीडिया से बहुत तेज़ी से रिफ्लेक्ट हो रहा है, जिससे भी इन संस्थाओं के जो परसेप्शन बिल्डिंग का जो मिजाज है वो बहुत हद तक आप देख सकते हैं मैच नहीं कर रहा है। तो इनकी प्रोफेशनलिज्म बहुत हद तक क्वेश्चनेबल जरूर है। और दूसरी बात अजय कुमार, हम आपसे ये समझना चाहते हैं कि ये कोरोना दौर का चुनाव है, क्या आपको लगता है कि निर्वाचन आयोग अपने कदम में, क्योंकि उसने कहा था कि हम कोरोना दौर का ये चुनाव पूरे चैलेंजेस को मद्देनजर रखते हुए कर रहे हैं, क्या आपको लगता है इलेक्शन कमीशन फेल किया है? प्रोटोकॉल जो एक्ट है, जो कानून है, जो प्रावधान है, सबका धज्जियां सबकी उड़ाई जा रही हैं, सबका उल्लंघन हो रहा है, बहुत बड़े बड़े नेता इन्फेक्ट हो रहे हैं और कोई इस तरह का डिकोरम मेंटेन नहीं किया जा रहा है। तो इसको हम राजनीतिक दलों पर डालें, आम लोगों पर डालें या क्या? क्योंकि हमने मीडिया के बारे में भी देखा कि मीडिया, खासकर जो दिल्ली से गए चैनल हैं और बिहार के भी बहुत सारे चैनल हैं, वो मजमा लगा रहे हैं लोगों का, बार बार अनाउंस भी कर रहे हैं कि आप लोग उल्लंघन मत कीजिए प्रोटोकॉल का, लेकिन जिस तरह का मजमा वो लगा रहे हैं उसमें उल्लंघन होना लाजमी है। और दूसरी तरफ नेताओं के बारे में भी आप देख लीजिए। तो आखिर ये जो कोरोना के दौर का ये चुनाव है, बिहार के हिसाब से कैसे इसको देखते हैं? और ये भी एक प्रश्न आपसे मैं जानना चाहूंगा कि आप लोगों का, खासकर बिहार के मीडिया में क्या रिएक्शन है कि जो वैक्सीन फ्री करने का जो वादा भारतीय जनता पार्टी ने अपने विजन डॉक्यूमेंट में किया है, फ्री वैक्सीन, इसको लेकर क्या रिस्पांस है? बिहार में कोविड से संक्रमित लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है और बिहार उन प्रांतों में शुमार था जहां कोविड से संक्रमित लोगों की संख्या अपेक्षाकृत कम थी। लेकिन चुनाव की घोषणा के बाद
ये संख्या में इजाफा होना शुरू हो गया है। और सबसे दुखद बात यह है कि इससे संक्रमित होने वालों में राज्य के कुछ बड़े नेता, राज्य के पूर्व राज्य के बीजेपी के कई एक सीनियर लीडर्स जैसे सुशील कुमार मोदी, मंगल पांडे, शाहनवाज हुसैन, राजीव प्रताप रूडी जैसे बड़े नेता संक्रमित होकर हॉस्पिटलाइज हो गए हैं। एक ये सूचना आ रही है। दूसरी बात ये कि मीडिया से भी जुड़े हुए कई एक लोग संक्रमित हुए हैं। 2 बिहार के पुराने मीडिया कर्मी की अभी हाल फिलहाल मौत हुई है। तो स्थिति बहुत ही खराब है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जहां एक तरफ बिहार में चुनाव का फैसला चुनाव आयोग ने लिया है, ये बड़ा साहसिक फैसला है और इतने बड़े स्तर पर चुनाव विश्व में शायद पहली बार हो रहा है बिहार के चुनाव के माध्यम से। तो ये बड़ी अग्नि परीक्षा है चुनाव आयोग के लिए भी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस चुनाव में फ्री फॉर ऑल हो गया है। जैसे ही चुनाव नज़दीक आते जा रहा है, आप देख रहे होंगे कि जितनी भी रैलियां हो रही हैं, पहले की रैलियों में और आज की रैलियों में कोई खास अंतर नज़र नहीं आ रहा है। लोग मंच पर चढ़ने के लिए भीड़ जमा हो रही है, कई एक जगह मंच टूट गए लोगों की भीड़ से। तो ये नज़ारा है बिहार के चुनाव का। और मीडिया कर्मी की मजबूरी है कि उनको कवर करने के लिए जाना ही होगा, नेताओं के पास जाना होगा, रैलियों में जाना होगा और इन खतरों के करीब खतरों से उनको रूबरू होना पड़ेगा। तो ये बड़ी स्थिति नाजुक है बिहार में इस चुनाव में कि मीडिया कर्मियों के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है, एक प्रोफेशनल चैलेंज भी है, साथ साथ न्यूज़ को कवर करने का भी चैलेंज है कि प्रॉपरली न्यूज़ को कवर करें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि इस इशू को खास करके बिहार के लोकल मीडिया और कुछ हद तक नेशनल मीडिया ने भी बहुत हल्के से लिया है। बिहार में चुनाव इस चैलेंजिंग समय में हो रहा है, संक्रमण का इतना बड़ा खतरा है, संक्रमण के सबसे बड़े शिकार होने वाले लोगों में पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, राजनेता और मीडिया कर्मी होने जा रहे हैं। तो इन खतरों से लोगों को आगाह करना, खतरों को कैसे कम किया जाए, इसके लिए सरकारी निर्णय जो है वो होने चाहिए थे। लेकिन इन सब चीज़ों में देख रहा हूँ कि धीरे धीरे स्लैकनेस है और इसकी वजह से बिहार में आप देख रहे होंगे कि चारों तरफ फ्री फॉर ऑल की सिचुएशन बनी हुई है। इसी बीच एक दूसरी अभी इम्पॉर्टेंट खबर आई कि बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में फ्री वैक्सीन का अनाउंसमेंट किया है कि वो जब सत्ता में आएंगे तो लोगों को कोविड की फ्री वैक्सीन देंगे। मुझे बहुत हद तक लगता है कि बिहार के लोगों को ये बात समझ में आ गई है कि ये फ्री वैक्सीन जो है ये सरकार को ऐसे ही देना चाहिए था। चुनाव के बाद जो है फ्री वैक्सीन का जो मामला है इसका कोई खास असर लोगों के वोटिंग बिहेवियर पर होता तो मुझे नहीं नज़र आता है, बल्कि इसका हो सकता है कुछ उल्टा ही असर हो जाए, क्योंकि लोगों की अपेक्षा रहती है कि इस समय सरकार की तरफ से ये मदद होनी चाहिए कि राज्य के हर एक लोगों को फ्री वैक्सीन उपलब्ध हो। वैक्सीन फ्री अगर सरकार पहुंचाएगी, इसके लिए सरकार का निर्णय होगा चुनाव जीतने के बाद, इससे लोग इत्तेफाक नहीं रखेंगे। तो ये मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा चैलेंज है इस चुनाव में। हमारे साथ अनुराधा भसीन है और अनुराधा भसीन से हम प्रश्न पूछें उसके पहले हम एक छोटा सा बैकग्राउंड बता दें कि अनुराधा भसीन उन लोगों में हैं जिन्होंने 5 अगस्त के बाद जिस तरह से मीडिया पर वहां सेंसरशिप एक तरह से लगाई गई, जिस तरह प्रकाशन जो है लगभग अखबारों का काफी हद तक प्रभावित हो गया। कुछ एक दिन तो बिल्कुल नहीं हुआ, कुछ एक का हुआ, वो भी केवल दिखाने के लिए, एक रिकॉर्ड पे रखने के लिए, क्योंकि कम्युनिकेशन के सारे जो चैनल थे बंद थे, इंटरनेट बंद था, कोई न्यूज एजेंसी उनके पास नहीं थी, कोई मोबाइल पर काम नहीं था, कोई भी सेवा नहीं ले सकते थे वो लोग, न तो उनका लैपटॉप चल रहा था, कुछ भी नहीं था। तो ऐसी स्थिति में इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जो पिटीशन दायर किया उसको लेकर सरकार उनसे बहुत खफा थी और उसका पता नहीं उसका हम नतीजा कहें या रिएक्शन कहें या एक सरकारी प्रक्रिया कहें कि कश्मीर टाइम्स पर एक कहर सा बरपा और उनका श्रीनगर में दफ्तर जो है सील कर दिया गया, बंद कर दिया गया और जम्मू में भी उनका एस्टेब्लिशमेंट प्रभावित हुआ है।
तो ये चीज़ें बहुत गौरतलब हैं, क्योंकि कश्मीर टाइम्स जम्मू कश्मीर का एक बहुत पुराना अखबार रहा है। अनुराधा, हम आपसे समझना चाहेंगे बिल्कुल संक्षेप में कि आपको क्या लगता है, आपके साथ या आपके अखबार के साथ जो कुछ प्रशासन ने किया है उसके पीछे क्या कहानी नजर आती है? जो मीडिया पे किसी किस्म का हमला किया जा रहा है या किसी किस्म का दबाव हो रहा है कश्मीर में, वो आज तकरीबन हर ऑर्गेनाइजेशन वो महसूस कर रही है। हर जर्नलिस्ट, हर पत्रकार जो किसी भी अखबार या किसी भी इदारे के साथ काम कर रहा है, वो भी इसके साथ जूझ रहे हैं। पिछले एक साल में कई जो पत्रकार हैं उनको पुलिस ने बुलाया, धमकाया या उनकी क्वेश्चनिंग हुई, पूछताछ हुई, कुछ के अगेंस्ट क्रिमिनल चार्जेस लगाए गए और एक काफ़ी अरसे तक एक कम्युनिकेशन बैन रहा, जिसकी वजह से एक जो मीडिया की फंक्शनिंग थी वो इम्पैक्टेड थी और एक डर का माहौल कंटिन्यूअसली ऐसे बना हुआ था उस कम्युनिकेशन बैन की वजह से, क्योंकि लोगों के न्यूज़ रूम तो बंद हो चुके थे और जितना भी कार्य था वो मीडिया फैसिलिटेशन सेंटर में हो रहा था, जो एक गवर्नमेंट का बनाया हुआ था, जहाँ पे कि पूरा काम उनका सर्वेलेंस के अंडर था। तो इससे एक डर का माहौल जो है वो और ज़्यादा इंक्रीज हो रहा था। एक अब इसमें ये इसी पूरे बैकग्राउंड को देखते हुए और एक जो मीडिया पॉलिसी लाई गई जो एक बहुत स्ट्रिंजेंट है और एक वो कंट्रीब्यूट करती है डर के माहौल को, क्योंकि उसमें एक इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के अफसर को एक हक है कि वो डिसाइड करे ऑन हिज ओन विदाउट ओपिनियन ऑफ एनी एक्सपर्ट कि फेक न्यूज़ क्या है और एंटी नेशनल क्या है, और उसके जरिए वो एक केसेस लॉन्च करें। ये एक माहौल बना है और ये इसलिए बना है क्योंकि सरकार एक डिफरेंट किस्म का नैरेटिव पेश करना चाहती है, जो कि सिर्फ एक नॉर्मल सी दिखाए कि यहाँ सब कुछ ठीक ठाक है, और जो अगली रियलिटी है जो कि पत्रकारों का सही काम होता है कि जो सच है, जो ग्राउंड पे सच है, चाहे वो जितना मर्जी कड़वा हो, वो जितना मर्जी घिनौना हो, उसको दर्शाए। और ख़ास तौर पे जो लोकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके लिए काफ़ी उन पे ज़्यादा दबाव इसलिए रहता है क्योंकि वो लोकल लोगों को भी इन्फॉर्म करते हैं और लोकल लोगों की जो दबे हुए लोग हैं, जो ऑप्रेस्ड लोग हैं, उनकी आवाज़ भी बनते हैं। और मेरा ख्याल है सिर्फ कश्मीर टाइम्स ही नहीं है, बाकी इदारों पे भी एक डर का माहौल बना हुआ है। हर कोई इसमें डिफरेंट तरह से रिस्पॉन्ड कर रहा है। और पिछले कुछ दिन पहले एक न्यूज़ एजेंसी है लोकल ANS, उनका दफ्तर भी इसी तरह से सील कर दिया गया। पिछले साल जबकि लॉकडाउन अभी कुछ ही हफ्ते हुए थे तो 3 पत्रकारों को इसी तरह से बिना किसी नोटिस और टाइम दिए हुए एक आध दिन में उनको खाली करने के लिए कहा गया था, अपने जो उनको मकान अलॉट हुए थे। और अनुराधा, दूसरा मेरा ये सवाल आपसे है कि जम्मू कश्मीर में जैसे यहाँ एडिटर्स गिल्ड है या बहुत सारे अखबार के लोग हैं या जर्नलिस्ट हैं, उनका एक रिएक्शन सामने आया है, लेकिन जम्मू कश्मीर का जो प्रेस है वो वहाँ रिएक्शन उस तरह का नहीं है, या एक तरह से यूं कहा जाए कि सॉलिडेरिटी जो एक दिखनी चाहिए वो नहीं दिखाई देती है। इसके पीछे क्या कहानी है? नहीं, ऐसी बात नहीं है कि यहाँ कोई रिएक्शन जो लोकल लेवल पे मीडिया ऑर्गेनाइजेशन से नहीं है, बल्कि इसके विपरीत एक अमेजिंगली अनप्रेसिडेंटेड सॉलिडारिटी और सपोर्ट मुझे मिली है मीडिया पर्सन से, चाहे वो कश्मीर में हो चाहे दिल्ली में हो। और आप अगर सोशल मीडिया पे देख लें या कुछ बयान देख लें, कुछ जो जर्नलिस्ट के हैं, कुछ रीडर्स के हैं इस किस्म के कुछ जर्नलिस्ट ने यहाँ तक कहा है कि कश्मीर टाइम्स जो कि अगर उनको यकीन है कि कश्मीर टाइम्स एक सच लिखता है और आवाज़ उठाता है, तो उन्होंने ऑफर भी किया है कि वो कश्मीर टाइम्स के लिए लिखेंगे, दे विल ऑफर देयर फ्री सर्विस। और ये एक मेरा ख्याल है एक पहली मिसाल है वर्ल्ड के मीडिया की हिस्ट्री में
कि इस किस्म की सॉलिडारिटी और सपोर्ट आई हो। कश्मीर में कि बाकी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस का भी सपोर्ट है, दिल्ली में बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस का सपोर्ट है। इट इज एन ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स। तो दोस्तों, आज आपने बिहार के इलेक्शन में मीडिया और जम्मू कश्मीर में मीडिया के जो संस्थान हैं कुछ उन पर क्या बीत रही है, इस पर हमारा ये कार्यक्रम देखा। इन शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।